गुड मॉर्निंग। जय हिंद सभी को। मेरी आवाज आ रही है? बताएं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहिए। हाँ, हेलो। हाँ बोले। हाँ हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, आप सभी का सबसे पहले ई शिक्षा संवाद जूम क्लास यूट्यूब पर स्वागत है। जो कि आज तारीख है आपकी कितनी, 6 मई है। 6 मई है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट 11 प्रोफेसर की तैयारी करें। साथ ही यह वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पेडागोजिकल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग का टारगेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन सब्जेक्ट है। और हम लोग किस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, यूजीसी नेट नेट जीआरएफ के सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जिसमें हम लोग यूनिट 3 को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 3, जो कि यूनिट 3 जो है एक जो नेट में जो सिलेबस है, लर्नर्स एंड लर्निंग है आपका। गुड मॉर्निंग सर। लर्निंग टीचिंग। गुड मॉर्निंग। जिसमें हम लोग इसको एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। एजुकेशनल एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। जिसमें हम लोग ने काफी चीजें पढ़ ली हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या इससे पहले वाली क्लास में लोग ने आलपोर्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कैटल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कैटल के बारे में पढ़ेंगे कि कैटल ने क्या क्या बातें कही थी यहाँ पे। कैटल से संबंधित जितनी भी है सर वो चीज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कैटल्स की। सर बोले। सर पिछली क्लास में जो उसकी पढ़ाए थे ना आपने, ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आईपोर्ट की। तो उसका वीडियो डाल के दिया है। उसमें जो थ्री पार्ट्स आपने बताया था कि कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। हाँ सर उसमें ये था ना कि जो सेकेंडरी वाला है उसको ये सब ऑर्डिनेट ट्रेड भी बोलते हैं ना, क्योंकि सहायक ट्रेड ये वाला हमने पढ़ा था। उसमें यही था कि जैसे वो छोटी छोटी आदतों से अपने पहचाने जाते हैं। उसमें छोटी छोटी आदतें होती हैं, जैसे उनके बालों की बनावट या खाने पीने की चीजें या फिर उनका गुड बिहेवियर। इसमें कार्डिनल में बता रहे हैं आप। नहीं नहीं सर, सब ऑर्डिनेट ट्रेड में। देखिए, आपके 3 थे। इसमें कार्डिनल था, सेकेंडरी सेंट्रल था सेकेंडरी और वाले में। सेकेंडरी था। सेकेंडरी में जैसे आपने बोला ना कि इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के लक्षण जो है कम, मतलब दिखावापन इसमें ज्यादा रहता है। जी कहने नहीं मतलब सर, ये। हाँ इसमें छोटी छोटी, जैसे इसको हेल्पिंग ट्रेड भी बोलते हैं। हाँ। इसमें छोटी छोटी चीजों से उनकी पर्सनालिटी दिखती है, बेहतर दिखती है। एंड उसमें वही एग्जाम्पल में रहता है कि उनका गुड लुक, गुड बिहेवियर या फिर खाने पीने की आदतें, हाँ, ये सब यही सब चीजें। चीजें रहती है इसमें। हाँ बिल्कुल सही है। यही सब चीजें हम तो लोगों ने सर इसको सब ऑर्डिनेट ट्रेड भी बोलते हैं ना, हम ये पूछ रहे हैं। वो सबऑर्डिनेट का मैंने पढ़ा नहीं है। अगर कहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है कहीं पर किसी बुक में? हाँ हाँ सर, मेरे पास नोट्स भी है, अभी आपको शेयर करेंगे। इसमें चलिए पूरा बढ़िया हमने है। अगर बनाया है सबऑर्डिनेट है तो ग्राफ। उसको लिख लेंगे, सबऑर्डिनेट भी लिख लेंगे। ठीक है ना। सेकेंडरी को अगर वैसे बोलेंगे, कार्डिनल को हम स्पेसिफिक बोलते हैं। और सेंट्रल को हम कॉमन बोलते हैं। ठीक है, कॉमन बोलते हैं। और सेकेंडरी को टेम्परेरी बोलते हैं। ये चीजें भी याद रखनी है हमको। ठीक, तो वो अभी और बताएंगे बाद में। तब आज हम लोग बात करने वाले हैं कैटल्स के बारे में। ठीक, कैटल ने भी ट्रेड थ्योरी दी थी और आलपोर्ट ने भी ट्रेड थ्योरी दी थी। दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये हम लोग यहाँ पर इसको जज कर लेंगे। जी सर।
ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कैटल्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, कैटल्स के बारे में देखेंगे। कह रहा कि कैटल डेवलप्ड ए क्वेश्चनायर मेजरमेंट ऑफ दीज ट्रेट्स कॉल्ड द 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर। 16 पीएफ सुना होगा आपने, 16 पीएफ होता है। कैटल ने सबसे पहले 16 पीएफ पर्सनालिटी फैक्टर मेजरमेंट बनाया था। आपका क्या बना था, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर बना था। ये इनका बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है। 16 पीएफ जिसमें जो है व्यक्ति के लक्षण को यहाँ पर इन्होंने देखा और उसी के आधार पर उसको बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैटल का 16 पीएफ। 16 पीएफ का फुल फॉर्म क्या है, 16 पीएफ पर्सनालिटी फैक्टर। क्या बोलेंगे, पर्सनालिटी, और ये एफ का मतलब फैक्टर, ठीक है। पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर बनाया था और इसी के आधार पे ये मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे, ठीक है। ये क्या था, ये एक मेजरमेंट था। किसके लिए था, इन्होंने पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट बनाया था जिसमें क्वेश्चनायर के रूप में ये था, ठीक है। इसमें और चीजें आपको क्या मिलती है, अगर इसके बेसिक चीजों को पढ़ेंगे, आवाज आ रही बिल्कुल, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछता और कुछ नहीं पूछता। हेलो, हेलो, आवाज आ रही, हाँ सर जी, हेलो जी, जी सर आ रही। ठीक 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 है। चलो, तो यहाँ पर ये चीजें थी, यहाँ पर सबसे पहले ये चीजें थी। अब फिर और इसमें क्या चीजें आती, इसमें आप बता सकते हो कि इन्होंने मूल विशेषक के रूप में बोला, मतलब कि इस सिद्धांत की डेफिनेशन करें। इससे पहले हम लोग ने कैटल को पढ़ा था, तो कैटल में जो ट्रेट था वो उसको रियल माना गया है, ठीक है। वहां पर कैटर वो सॉरी आलपोर्ट वाले में ट्रेड को रियल माना गया है आलपोर्ट में, जबकि यहाँ पर जो है रियल ना मानकर बिहेवियरल माना है कि ट्रेड जो है, इन्होंने कहा कि सीड गुण को वास्तविक ना स्वीकार करके बल्कि सीड गुण को व्यक्ति के व्यवहारों को वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण में माना है इन्होंने, ठीक, आनुमानिक एक कल्पना के रूप में स्वीकार किया है। याद रखिए इन्होंने पर्सनालिटी को क्या माना, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल ट्रेट माना इन्होंने, ठीक, हाइपोथेटिकल ट्रेट माना है इन्होंने, याद रखिएगा। हाइपोथेटिकल ट्रेट, वो भी हाइपोथेटिकल ट्रेट कैसा, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, सर ये फैक्टर में क्या है, फैक्टर में फैक्टर एनालिसिस है, कारक विश्लेषण के संबंध में ना, कारक इसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आवाज नहीं आ रही, परेशान मत हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कैटल्स ने सबसे पहले 16 पीएफ के बारे में बताया। 16 पीएफ का मतलब पर्सनालिटी फैक्टर हो गया। सविता दी आपकी वॉइस वाइब्रेट कर रही है, हाइपोथेटिकल ट्रेट। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल आपको फैक्टर यहाँ पर बताया है, सॉरी हाइपोथेटिकल ट्रेट बताया है, जबकि आलपोर्ट में रियल ट्रेट बताया गया। म्यूट कर लेती हूँ। हाँ म्यूट कर लीजिए आप। हाइपोथेटिकल यहाँ पर याद रखना है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस यही है कि यहाँ पर हाइपोथेटिकल ट्रेट के बारे में बताते हैं, वो भी कैसा, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जबकि आलपोर्ट में रियल ट्रेट को माना है इन्होंने, ठीक है। ये दो पॉइंट थे, इन्होंने दो प्रकार के वो आपको माने हैं ट्रेट माने, एक स्पेशल माना है और एक जो है स्पेसिफिक माना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतनी चीजें हैं। फिर इसमें अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक सरफेस ट्रेट माना है और एक सोर्स ट्रेट माना है, मतलब कि एक सरफेस ट्रेट माना है, ठीक है। पहला सतही, सतही होता है,
सतही आपका ये क्या है, ट्रेट, इसको बोलेंगे सतहीशील गुण। ठीक, और दूसरा माना है जो नंबर 1, नंबर 2, दूसरा जो माना है उसको बोलते हैं सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट, ठीक है, सोर्स ट्रेट माना है। इसको क्या बोलते हैं, स्रोतशील गुण। ठीक, ये दो ट्रेट इन्होंने माने, ठीक है। सर इनके मतलब थ्योरी का पूरा नाम क्या था? इनकी थ्योरी का नाम भी ट्रेट है, ट्रेट थ्योरी ऑफ कैटल। दोनों का नाम ट्रेट थ्योरी ऑफ कैटल के नाम से ही आता है ना। दोनों में क्या डिफरेंसेस क्या होता है, जो हमने बताया वही डिफरेंसेस यहाँ पर शो होगा आपको, ठीक है। सर सर इसमें मतलब ये होता है कि 16 पीएफ है और ये पर्सनालिटी है, मतलब हाँ व्यक्तित्व का दिया है इन्होंने, और जो इनका बेस है वो हाइपोथेटिकल है बिहेवियर में। हाँ, अब इन्होंने ट्रेट को, वो इन्होंने दो टाइप के माने हैं। सबसे पहले सरफेस ट्रेट है, और दूसरा आपका क्या माना है, सोर्स ट्रेट है। तो सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट देख लो क्या होता है। सबसे पहले बताओ सरफेस ट्रेट क्या हो जाएगा, बताओ सरफेस क्या हो जाएगा, सतही वाले में, जिसमें सरफेस में कहते हैं जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये व्यक्तित्व के चारों ओर पर ध्यान केंद्रित करता है। सरफेस में सतही मतलब ऊपरी ऊपरी नॉलेज, किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऊपरी ऊपरी नॉलेज दे, कहते हैं एज द नेम सजेस्ट दीज आर फाउंड ऑन द प्रीहेरी ऑफ पर्सनालिटी। फॉर एग्जाम्पल इसमें कहते हैं जैसे कि व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की बातचीत से हम उसके व्यवहार, दिन प्रतिदिन उसके मतलब उससे बात करेंगे, बात करने के बाद हमें उससे उसके पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है ना, ये किस टाइप का व्यक्ति है या ये किस टाइप का इंसान है। तो हमने हाइपोथेसिस बनाई ना उससे बात करने के बाद, तो इसीलिए इसको सरफेस हो जाता है। फिर आपका सोर्स ट्रेट क्या होता है, सोर्स ट्रेट में आपकी इसी के जस्ट और आगे एक दो लाइन बोलता है, कहता है कि दिस रिप्रेजेंटेड द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, ये व्यक्तित्व की संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कह रहा है कि दे आर प्रेजेंट इन लेस नंबर देन सरफेस ट्रेट, ये सतही लक्षणों की तुलना में कम मौजूद होते हैं। लिखेंगे सरफेस की अपेक्षा कम। सोर्स वाले में बता रहे हैं। हाँ, सोर्स वाले में बता रहे हैं, ये देखिए लिख रहा हूं मैं, सोर्स वाले में बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है ये लक्षण व्यक्ति के दिन प्रतिदिन बातचीत देखने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे उसमें बोला कि ये दिन प्रतिदिन में हम बात करेंगे तो उनकी चीजों के बारे में हम जान सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी। लेकिन ये कहता है इसमें ऐसा कुछ नहीं, कहता है कि सोर्स ट्रेट come to notice when some of the surface trait are joined together। मतलब जो ये आपके स्रोतशील गुण होते हैं, स्रोतशील गुण में ये तब दिखाई देते हैं जब कुछ सतही लक्षण एक साथ जुड़ जाते हैं। मतलब कोई एक नहीं, इसके जब इसका जो अगर कह सकते हैं कि सतही समूह सोर्स ट्रेट जो होता है उनका अगर कई सतही स्रोत समूह, कई सतही उसके कह सकते हैं कई सरफेस ट्रेट अगर एक साथ मिल जाते हैं तो वो आपका सोर्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं आपके। ठीक है, आ रही बात समझ में? सर हाँ बोले। सर एक बार फिर से बता दें, क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए सरफेस वाले में क्या होता है, इसमें जैसे किसी के बात करें तो ऊपरी ऊपरी नॉलेज हो जाता है कि वो किस प्रकार का बात कर रहा है, किस प्रकार से वो बैठ उठ रहा है, तो उसके व्यवहार से, उसके देखिए हमने बताया उसके बिहेवियर से हमने हाइपोथेसिस बनाई उसकी पर्सनालिटी के बारे में। तो ये आपका केवल ऊपरी बारे में। और सोर्स में क्या कहता है, सोर्स
ट्रेट में कहता है कि जब ये पर्सनालिटी के इसके कई तरीके कई रूप हमें देखने को मिलेंगे, ये सरफेस वाले, जब सरफेस एक सरफेस दो सरफेस तीन सरफेस, मतलब कि उसका जो है पर्सनालिटी अगर हमें चेक करनी है तो हमने उससे बात करी। प्रोफेशनल रूप में अगर हमने देखा उसका मेजर किया तो अलग मिलता है, प्रोफेशनल रूप में अगर हम उसका देखते हैं तो अलग मिलता है, घर में उसका बिहेवियर अलग मिलता है। जब ऐसे कई चीजें मिल जाती हैं तो उसको सोर्स ट्रेट कहते हैं। ठीक, यहाँ पर कह सकते हैं कि सरफेस ट्रेट का पूरा चीजें मिलती है। यहाँ पे जब सरफेस की कई चीजें मिलकर चली जाती हैं तब जाके सोर्स ट्रेट बनता है आपका। जी। ठीक, अब इसके साथ साथ कैटल ने एक और इस डिवाइडेशन किया है, एक जनरल और इस स्पेसिफिक, इसके जनरल और स्पेसिफिक, ये एक टाइप इस प्रकार बना, दूसरा होता है जनरल, जनरल और स्पेसिफिक। ठीक, स्पेसिफिक की बात करेंगे, जनरल और स्पेसिफिक की बात। तो जनरल सामान्य सील गुण में क्या होता है, सामान्य सील गुण वे सील गुण होते हैं जो अधिक से अधिक व्यक्तियों में पाए जाते हैं, तो जनरल वाले अधिक से अधिक व्यक्तियों में पाए जाएंगे। जबकि विशेष सील गुण क्या होंगे, कुछ चुनिंदा लोगों में ही पाए जाएंगे, कुछ कम लोगों में ही पाए जाएंगे। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है, बताओ क्लियर है, बताओ जी ये सर। दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। जी जी सर। ठीक, अब यहाँ पर जी इसके सर। इसके बाद हम एक टाइप इनके और देखते हैं, एक टाइप इनका और आता है। तीन तरीके से इन्होंने डिवाइडेशन किया। सबसे पहले इन्होंने बताया किसी व्यक्ति को, भाई आपको सरफेस और ट्रेट बताया, कहीं इससे नहीं समझ में आया तो इन्होंने कहा कि जनरल और स्पेसिफिक बताया, कहीं इससे भी नहीं समझ में आया तो कहीं चलो एक रास्ता और उस रास्ते से हम बताते हैं। तो इन्होंने इसके तीन टाइप्स और बताए। सबसे पहले पोटेंशियल सील गुण या क्षमता सील गुण बोलते हैं, क्षमताशील गुण या पोटेंशियल सील गुण होता है। ठीक, पोटेंशियल ट्रेड होता है, इसमें क्या होता है क्षमताशील गुण में, क्षमताशील गुण में होता है कि यहाँ पर इस गुण में यह बताते हैं कि व्यक्ति किसी लक्ष्य के प्रति प्रभावी ढंग से कार्य करने में समर्थ हो पाएगा। मतलब उसकी पोटेंशियल के बारे में हम बता सकते हैं ना, इमेजिन कर सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम को लिया है तो वो कितनी क्षमता के साथ अपने पर्सनालिटी के साथ काम करेगा। इसको एक लाइन लिखेंगे, किसी व्यक्ति मतलब कहेंगे व्यक्ति किसी लक्ष्य के प्रति प्रभावी ढंग से कार्य करने में समर्थ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये इसके बारे में हम लोग क्षमता के बारे में या पोटेंशियल ट्रेट में हम लोग ये चीजें देखते हैं। क्लियर है सर एक बार फिर से बोल दें, व्यक्ति किसी लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य के प्रति प्रभावी ढंग से कार्य करने में समर्थ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये होता है इसके अंतर्गत। मनोदशाशील गुण एक होता है, ठीक है, मनोदशा या चित्त प्रकृतिशील गुण होता है। मनोदशाशील गुण क्या होता है, इसमें कहता है कि इसमें वे गुण इस प्रकार के शील गुण आते हैं जिसमें लक्ष्य और किस प्रकार से आगे बढ़ता है। ठीक है, याद रखिए इसमें हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल वाले में देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपने लक्ष्य की तरफ प्रभावी ढंग से पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, ये होता है। फिर आपका दूसरा होता है मनोदशा, मनोदशा में होता है कि वो किस प्रकार से अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अपने लक्ष्य की ओर किस प्रकार से आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर उसमें कहता है कि कौन कौन से आपने रास्ते चुने हैं आगे बढ़ने के लिए, तो मनोदशाशील गुण के अंतर्गत वो आ जाएगा। ठीक है सर सर मतलब कौन से हम रास्ते डायरेक्शन चुनेंगे, बस यही इतना पॉइंट रहेगा हाँ, बस इसमें। यही इतना पॉइंट है। ठीक है, फिर एक आता है डायनेमिक ट्रेड आता है। क्या आता है डायनेमिक ट्रेड, डायनेमिक ट्रेड आता है आपका एक,
जिसको बोलते हैं गत्यात्मक शील गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गत्यात्मक शील गुण बोलते हैं। अब गत्यात्मक शील गुण में क्या आता है? इसमें कहता है कि इसमें जो है अभिप्रेरकों से होता है, मतलब जो व्यक्ति के व्यवहार के लक्ष्य की ओर अग्रसित करता है। मतलब कहता है कि ये शील गुण ऐसा होता है, इसमें अनुप्रेरक शामिल होते हैं, इसमें फैक्टर्स शामिल होते हैं। कहने का मतलब व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य की ओर कैसे भी, मतलब उसका व्यवहार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा है कि लक्ष्य की ओर वो पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। दूसरे में कहता है कौन कौन से रास्ते पहुंचेगा। तीसरे कहता है कि ये बिहेवियर पर ज्यादा इन्होंने डिपेंडेंसी बता रखी है कि उनका व्यवहार। अब देखो, पहले यहाँ पे आपने पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, दूसरा इनको आपने रास्ता देखा कैसा होगा, फिर तीसरे पॉइंट में आपने इनके बिहेवियर को जज किया कि क्या ये लोग पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये बिहेवियर की ओर बताएगा कि ये आगे कितना आगे पहुंच गए हैं। क्लियर? अब बात होती है कि कैटल ने इन तीनों में किसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना होगा। तो कैटल ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डायनेमिक ट्रेड को माना है। क्या माना है? डायनेमिक ट्रेड को माना है इन्होंने। ठीक है, एग्जाम में याद रखिएगा डायनेमिक ट्रेड को माना है, और डायनेमिक ट्रेड से क्वेश्चन अर्ग आता है। क्या आता है? अर्ग। ठीक है, क्या आता है आपका? अर्ग आता है। अब अर्ग क्या बताया इन्होंने, देख लो कैटल ने। सर डायनेमिक में तो सर डायनेमिक में क्या लिखेंगे कि मतलब डायनेमिक में लिखेंगे वहां पर आगे की ओर किस तरीके बढ़ रहा, कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर किस तरीके से बढ़ रहा है उसको मेजर करने का काम ये करता है। जी सर। ठीक, अब इसके लिए अब इसी के इन्होंने 3 टाइप्स बताए हैं, 3 भाग बताए। किसके? डायनेमिक के। डायनेमिक ट्रेड के 3 टाइप से बताए इन्होंने, 3 टाइप बताए। 3 टाइप में सबसे पहले अर्ग आता है। ठीक है, सबसे पहले अर्ग आता है, ERG अर्ग, हिंदी में भी अर्ग बोलते हैं इसको, अर्ग। अब देखिए अर्ग क्या होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बताओ पढ़ा है? ठीक, अर्ग जो है ग्रीक भाषा के एर्गोन से बना है, एर्गोन से बना है, जिसका कार्य होता है, जिसका मतलब होता है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा, जिसका मतलब होता है ऊर्जा। मतलब कि कैटल ने अपने सिद्धांत में फ्रायड की मूल प्रवृत्तियों के स्थान पर अथवा व्यक्तित्व के प्ररोध के स्थान पर इसका प्रयोग किया है। मतलब जो अनुप्रेरणा होती है ना, जो आपको प्ररोध क्या बोलते हैं? ड्राइव, ड्राइव होता है ना, ड्राइव। तो ड्राइव करने का जो काम करता है वही इन्होंने अर्ग बताया। कुल मिला के अर्ग कहेंगे। अर्ग ये कहते हैं कि कैटल के अनुसार अर्ग जो होता है सभी प्रकार के व्यवहारों का एक ऊर्जा स्रोत होता है। क्या लिखेंगे? एनर्जी टैंक होता है ये, एनर्जी टैंक सर ये डायनेमिक के पार्ट है। हाँ, ये डायनेमिक के पार्ट है। डायनेमिक के 3 टाइप्स में सबसे पहला अर्ग बता रहे हैं। अर्ग क्या होता है? ऊर्जा का भंडार होता है। क्या होता है? मतलब सभी प्रकार, इसमें कह रहा है कि सभी प्रकार के व्यवहार का एक ऊर्जा स्रोत होता है। मतलब बिहेवियर का ऊर्जा टैंक, मतलब ये एनर्जी टैंक किसका है? बिहेवियर का। व्यवहार के ऊर्जा स्रोत को क्या कहते हैं? लिख लो, व्यवहार के ऊर्जा स्रोत को अर्ग कहते हैं। फिर लिखेंगे क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें लिखेंगे फ्रायड की मूल प्रवृत्तियों के स्थान पर इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो जन्मजात होती हैं, इसलिए इसमें शारीरिक गत्यात्मक स्रोत शील गुण के अंतर रखा गया इसको। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है मनोभाव। ठीक है, दूसरा होता है मनोभाव। ठीक है, मनोभाव में क्या होता है? सर ये आर्गन, सर जो ऊर्जा का लिखा है वहाँ मतलब ऑर्गन लिखा रहेगा या एनर्जी?
अर्घ लिखा है ना, अर्घ। आपसे क्वेश्चन नहीं, पूछेगा उसके नीचे, उसके नीचे व्यवहार सर। के ऊर्जा का स्रोत जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो आप बताओगे अर्घ कहते हैं हम लोग। ठीक है, सर उसके नीचे जो आपने लिखा ये है एर्गोन जो है, अर्घ के जस्ट। हाँ हाँ, ये एर्गोन जो शब्द है इसको मैंने बताया ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है। अर्घ जो है ग्रीक भाषा के एर्गोन से बना हुआ है, जिसका अर्थ इन्होंने बताया है। क्लियर है? जी सर। हाँ, जी अब नेक्स्ट आता है मनोभाव। मनोभाव क्या होता है, कहते हैं कि मनोभाव का जो उत्पत्ति होती है वो पर्यावरणीय परिवर्तित स्रोत सील गुण के आधार पर होती है। मतलब यह कह सकते हैं कि बालक जो होता है सामाजिक एवं नैतिक कारकों से जब प्रभावित होता है तब उसके अंदर अनेक प्रकार के मन में भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसी को मनोभाव पूछा कहा गया, क्योंकि उसके आसपास का वातावरण जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो उसमें फीलिंग्स आती है, सोशल के अकॉर्डिंग, फिजिकल के अकॉर्डिंग, वो सभी चीजों को इसमें रखा गया। मतलब सोशल और फिजिकल के अकॉर्डिंग जो भी चीजें उसके मन में, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उसके अंदर इफेक्ट होता है वो इसको यहाँ पर मनोभाव के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? फिर आता है आपका एटीट्यूड, आता है आपका जिसको बोलते हैं मनोवृत्ति। ठीक है, मनोवृत्ति इन्होंने बताया। मनोवृत्ति क्या होता है बताओ, जिसको एटीट्यूड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। ठीक, एटीट्यूड बोलते हैं हम लोग। अब एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड तो आप लोग जानते ही होंगे। बताओ। हेलो, आवाज आ रही? हेलो। जी जी सर। जी सर आ रही। हाँ, एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड में कहते हैं कि इसको हिंदी में मनोवृत्ति कहते हैं, इसमें कहते हैं कि ये शील गुण ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति द्वारा किसी क्षेत्र या वस्तु में दिखाई गई अभिरुचि से होता है। मतलब वो इंटरेस्ट अपना दिखाता है ना, जो इंटरेस्ट दिखाता है वो एटीट्यूड के अंतर्गत आता है। कि जैसे कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उस काम में हमारा प्रोफेशनल रूप में हम बहुत ज्यादा अच्छा हम काम उसमें कर ले रहे हैं, तो ये आपका एटीट्यूड के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। फिर इरिक इरिक्सन का ट्रेट थ्योरी जो आती है, इरिक इरिक्सन वाला भी आपके सिलेबस में देखे हैं। सर मनोभाव का एक और मतलब एक एग्जांपल बता दीजिए। मनोभाव का मतलब हुआ कि कोई बालक, छोटा सा बालक है, अब वो अपने घर के आसपास का वातावरण जैसा उसका रहता है वैसा ही वो बिहेव करना शुरू कर देता है। उसी के बारे में उससे उसकी पर्सनालिटी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां पे उसका उसके जो उसका बिहेवियर, जो उसकी पर्सनालिटी जो डेवलप होगी तो उसके आसपास के एटमॉस्फेयर से जो डेवलप होगी। अगर कोई जंगल में रहता है तो उसका देखते हैं आप, उसका कैसा बिहेवियर रहता है। ठीक है, जंगल में जैसे जंगल में जो प्राणी रहते हैं उन प्राणियों के द्वारा उनके होते हैं वहीं पर। जी ठीक है, चलो, तो ये क्लियर हुआ आपका। बताओ इतनी चीजें। जी सर। अब इसके बाद आपके सिलेबस में इतनी चीजें मैंने पढ़ा कि आलकोट हो गया, और आपके वो है नहीं, कैटल आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, लेकिन कैटल के बारे में भी, क्योंकि दोनों साथ में ही है इसलिए इसको मैंने बता दिया। फिर इसके बाद आपका आएगा सबसे पहले इसमें आता है फ्रायड। ठीक है, फ्रायड के बारे में हम लोग जानेंगे कि फ्रायड कौन थे। फ्रायड है कार्ल रोजर्स है, और हाँ, फ्रायड है कार्ल रोजर्स है, आलपोर्ट है, वर्दीमर, कोफका, कुटलेंग, ये सब चीजें है ना। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। चलो सबसे पहले अच्छा कटल के तो होते हैं। हाँ, इसमें नोट कर लिया है। बताओ। चलिए, सबसे पहले सिगमंड फ्रायड के बारे में बात करें। सिगमंड फ्रायड ने क्या क्या बातें करी थी बताओ। हाँ भाग गया। आप लोग अब म्यूट कर लो अपने आप भाग को। गया अभी में। याकू भाग गया। ठीक है,
चलो अब हम लोग सिगमंड फ्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो सर, सविता दी कुछ बोलना चाह रही है, शायद उन्होंने कोई मैसेज भेजा है। देखो आप भी देख सकते हो, मैसेज को आप भी पढ़ो, रीड करो। दिन हो गया, पढ़ने नहीं मिल रहा है सर। वो बोल हाँ नेटवर्क इश्यू है सर, आपके तरफ से, समझ गए हम। सर वो बोल रही हैं कि वहाँ नेटवर्क नहीं आ रही है, हम रिकॉर्डेड वीडियो हाँ देख ठीक है लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है दी, कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर होती हैं। अब हम लोग किस पर बात करेंगे, अब हम लोग के जो सिलेबस में है फ्राइड पे, ठीक है। सिगमंड फ्राइड जो है, सिगमंड फ्राइड पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी क्या है? सिगमंड फ्राइड, ठीक है। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी क्या है बताओ, किसी का नाम, किसी को नाम याद है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी का नाम? हेलो, नाम याद है किसी को? बताओ, किसी को आवाज आ रही है? साइको, ये सॉरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी आपकी, साइको एनालिटिकल, ठीक है। साइको एनालिटिकल हिंदी में क्या बोलेंगे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये मनोविश्लेषणात्मक है आपका, मनो मनोविश्लेषणात्मक बोलते हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी आपकी, ठीक है। जब इसकी बात हम करेंगे तो यहां पर ये क्या होगा आपको, इसमें हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी ये जान लो। सबसे पहले आपको डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ना है, जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। फिर इसमें आता है फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी के फादर कौन है, ठीक है। तो इसमें और आपका एक क्वेश्चन आता है फादर, ठीक है, फादर ऑफ साइको एनालिटिकल, साइको एनालिटिकल थ्योरी के फादर कौन है बताओ? साइको एनालिटिकल थ्योरी के फादर कौन है? साइको, हाँ हाँ बोले, क्या नाम? साइको एनालिटिकल थ्योरी कौन बताया आपने? किसी ने अभी नाम बताया ना, फ्राइड है ना, तो फ्राइड है। इसमें और पॉइंट, एक पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आपको एक कैथेसिस जो है, जो दो जगह पूछा जाता है, एक टॉलमैन में पूछा जाता है, एक सिगमंड फ्राइड में होता है। तो यहाँ पे, ठीक है, कैथेसिस, कैथेसिस जो होता है ये कहां कहां पूछा जाता है? ये दो जगह आपको एग्जाम में आता है। एक टॉलमैन की थ्योरी पूछा जाता है कि टॉलमैन ने सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में से क्या लिया, तो ये कैथेसिस लिया है। याद रखिएगा एग्जाम में हमेशा कैटल वाला वो और टॉलमैन वाला किसमें है? हाँ टॉलमैन वाले में जो है, शायद टॉलमैन में है, बताओ किसमें है? टॉलमैन वाले में ही है ज्यादा, ठीक। टॉलमैन वाले में ही पूछते हैं यहाँ पर कैथेसिस को हम लोगों, ठीक है। फिर इसमें और आपका क्या आता है एग्जाम में? ईड आता है आपका, ईड आता है। फिर इसमें और क्या पूछ सकते हैं? ईगो पूछते हैं, ईड, ईगो, और एक और आता है सुपर ईगो आता है। क्या आता है? सुपर ईगो एग्जाम में। मतलब कि इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीजें पढ़कर जानी है, क्या क्या चीजें समझनी है। अब आपको इसमें और क्या होता है? अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस, ये तीन पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ के जाने। फिर इन्होंने इसके क्या बताए हैं? इनके स्टेजेस, किसी भी बच्चे के स्टेजेस बताए इन्होंने। एक एनल बताया है
फिर एनल, ओरल और फैलिक और लेटेंसी स्टेज जो आता है, जेनेटिक स्टेज आता है। मतलब आपका ओरल, एनल, ठीक है, ओरल आ गया और एनल आ गया, फिर फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज आता है, 3 हो गए। फिर इसके बाद आपका आता है लेटेंसी आता है, लेटेंसी स्टेज आता है। लेटेंसी स्टेज के बाद क्या आता है, जेनेटिक स्टेज आता है, जेनेटिकल, ठीक, जेनेटिकल स्टेज आता है। तो इतने स्टेजेस यहाँ पर बताने का ये प्रयास करते हैं। कितने, 5 स्टेजेस बताते हैं किसी भी बच्चे के। इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म में आपके काफी चीजों के नाम आ जाते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। क्लियर है? तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं, तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर होती कि नहीं क्लियर होती, बताओ सब लोग कि क्या क्या चीजें हम लोगों को और आपको पढ़ना है यहाँ पर। क्लियर है, सर बताओ। सर मेरा नेटवर्क इशू हो रही है। किसको? हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, मुझे नेटवर्क इशू हो रही है। और सभी को क्लियर आ रहा? अंजू सिंह आपको, हाशमी जी आप बताओ। सर मेरा तो क्लियर है। और बताओ भाई। हेलो। हाँ बोलिए। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। सिगमंड फ्राइड के बारे में इतनी चीजें हम लोग पढ़नी है, तो अब 1 बाय 1 सीरियल से हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, सिगमंड फ्राइड के बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हम लोग को देखनी है, इनके चीजों में से क्या चीजें ध्यान रख के चलना है हम लोग को। तो कहेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे, कहेंगे सिगमंड फ्राइड बॉर्न इन, अगर इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहां पर होता है, यहाँ पे ऑस्ट्रियाई में इनका जन्म होता है। ये कौन थे, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। कौन थे? न्यूरोलॉजिस्ट थे मुख्य रूप से सिगमंड फ्राइड। इसीलिए इन्होंने साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिकल थ्योरी दिया है। आपका क्या दिया है, साफ कर दिया इसको कर, ठीक है, साइको सर इसी एनालिटिकल को थ्योरी इन्होंने दिया। हाँ बोले। सर इसी को क्या वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोलते हैं? हाँ जी सर। हाँ, सर हम ये पूछ रहे हैं कि ये अलग थ्योरी है या फिर एक इसी ही को है, एक ही है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी दरअसल है? क्या हुआ, सिगमंड फ्राइड और जो है युंग, दोनों लोग एक साथ काम करते थे। कौन काम करते? सिगमंड फ्राइड और युंग। जब दोनों एक साथ काम करते थे, दोनों एक साथ काम करते करते युंग ने देखा कि ये सेक्सुअल चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं, तो वो क्या हुआ, इन्होंने उनसे अलग हो गई युंग, तो उन्होंने एनालिटिकल थ्योरी बना दी, विश्लेषणात्मक सिद्धांत बताए उन्होंने, ठीक है। साइको उन्होंने हटा दिया था, ठीक है। यही क्या डिफरेंस दोनों में था, इसीलिए दोनों लोग अलग सर हो गए थे। अब यहाँ पे देखेंगे इतनी चीज, अब देखेंगे सिगमंड फ्राइड कह रहे कि सर फ्राइड, यूंग ने हटाया था? नहीं अपने आप वो हट गए। यूंग ने हटाया? नहीं, युंग ने इसको साइको अच्छा एनालिटिकल, साइको हटा के एनालिटिकल थ्योरी रख दिया था इन्होंने, युंग की, ठीक। अच्छा। हाँ, जी सर। युंग ने एनालिटिकल तो थ्योरी, एग्जाम में तो सर एग्जाम में अगर आए मतलब साइकोसेक्सुअल या आए या फिर एनालिटिकल आए, सेम यही थ्योरी होगी? हाँ 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 यही होगी। जी सर। हाँ, बस अंतर ये है कि इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है और युंग ने विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। दोनों एक साथ बहुत अच्छे फ्रेंड थे, दोनों एक साथ काम करते थे, लेकिन युंग को ये बात बहुत खराब लगता था कि वो हमेशा सेक्सुअल चीजों को ही लेकर बात कर रहे हैं, सब चीजों को उसी पर। तो युंग वहां पर अलग होकर अपना काम, अपनी थ्योरी अलग बनाया और सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी अपनी अलग बनाई। लेकिन सबसे ज्यादा सिगमंड फ्राइड ज्यादा फेमस हुए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि फ्राइड डेवलप्ड, कह कि फ्राइड डेवलप्ड, ग्रुप में मैसेज कर दो कि क्लास ज्वाइन करो। सर लेकिन इसको हिंदी में मनोलैंगिक बोलते हैं, जो साइकोसेक्सुअल है वो भी सिगमंड फ्राइड की ही है, यूंग की नाम नहीं आती है उसमें।
मैं भी बताऊंगा ना, सब बताएंगे, वन बाय वन सब बताएंगे आपको, उसके लिए परेशान नहीं हो। सर वही वही कंफ्यूजन हो अरे रही है अभी मुझे। कंफ्यूजन क्या, अभी मैंने पूरा बताया कहाँ, जब पूरा बता देंगे ना बताएं तब बताना आप इसको। अभी तो इसमें बहुत सी चीज है, आपको बहुत सी चीजें आपको बताई ना इसमें। चलो सबसे पहले इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि फ्राइड डेवलप्ड क्या कहते हैं, फ्राइड डेवलप्ड द बेस्ट बेस्ट नाउ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी फोकस अपॉन इंटरनल ग्रोथ और साइकोडायनेमिक। सी साइकोडायनेमिक की बात करते कहते हैं कि फ्रायड व्यक्तित्व का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत विकसित करते हैं, जिसमें आंतरिक विकास पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। आंतरिक विकास को इन्होंने मनोगतिकी के नाम से भी बताया है। इन्होंने चेतन अचेतन और इन सब जितनी चीजों के बारे में बताया, उन सब चीजों के बारे में ये डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, साइको फिर मनोविश्लेषण के बारे में इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, तो मनोविश्लेषण के बारे में ये कहते हैं कि मनोविश्लेषण के मूल में यह विचार है कि हम प्रत्येक के पास एक अचेतन हिस्सा होता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम इसको कहें इंग्लिश में, अगर बोले कि साइको एनालिसिस हैज एन इट्स core the idea that each of us has an unconscious part, whole existence, activities and thought are hidden behind a mental barriers that we cannot voluntarily remove। इसमें कहता है कि मनोविश्लेषण के रूप में मूल विचार यह है कि हम प्रत्येक में देखते हैं कि उनके पास एक अचेतन हिस्सा रहता है। ठीक है, उस अचेतन हिस्सा रहता है जिसका अस्तित्व गतिविधियां, मतलब जिसका अस्तित्व जो है, अगर मन में कोई इच्छाएं जो हैं अगर हम इस समय नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम दबा ले आते हैं। मन में जो भी इच्छाएं होती हैं उनको हम दबाकर कहीं लेकर चले जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को अचेतन बोलते हैं। समय आने पर वो चीजें निकल आती हैं आपकी। ठीक है, समय आने पे क्या होता है, वो चीजें आपकी निकल के आ जाती हैं। क्लियर। अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो इसके ग्राफ को हम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनालिटी, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यक्तित्व का संगठन। जब हम देखेंगे कि व्यक्तित्व का संगठन कैसे इन्होंने किया है, क्या लिखेंगे, व्यक्तित्व का संगठन। व्यक्तित्व के संगठन में इन्होंने क्या क्या लिया है, सबसे पहले तीन चीजें ये लेते हैं, कौन कौन से, चेतन लेते हैं, अर्ध चेतन लेते हैं और अचेतन लेते हैं। इनको सबसे पहले क्या लेते हैं, चेतन। ठीक है, चेतन लेते हैं। चेतन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियस। कॉन्शियस होता है सबसे पहला। दूसरा इन्होंने अचेतन लिया है। ठीक है, दूसरा अचेतन लिया है। ठीक है, अचेतन को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, अचेतन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। हाँ, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस होता है। ठीक है, इसको अचेतन को हम बोलेंगे अनकॉन्शियस। ठीक है, ये दो हो गए। और तीसरा होता है आपका क्या, एक दो और ये तीन। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्धचेतन। अर्धचेतन इसको बोलते हैं अर्धचेतन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेमी कॉन्शियस। क्या बोलते हैं, सेमी कॉन्शियस। अगर इसके ग्राफ के थ्रू बनाना चाहिए तो ग्राफ में हम ऐसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, कई जगह आपको मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे चेतन होगा, यहाँ पे अर्ध चेतन होगा, यहाँ पे अचेतन होगा आपका। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। सर अर्धचेतन को इसको सबकॉन्शियस भी बोल सकते हैं ना, किसको, अर्धचेतन को। हाँ बोल सकते हैं।
चलो, अगर इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसमें आपको कॉन्शियस आता है, ठीक है, इसमें आता है सेमी कॉन्शियस, ठीक है, यह सब कॉन्शियस, ठीक है, क्या होता है, सब कॉन्शियस आता है, ठीक, इसी और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस, ठीक है, इसको अनकॉन्शियस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको चेतन बोलते हैं, इसको अर्धचेतन बोलते हैं, अर्धचेतन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अचेतन, ठीक है। अब बात आती है चेतन अवस्था का मतलब आप समझते ही हैं कि चेतन में क्या होता है, बताओ चेतन का मतलब आप क्या बताओगे, सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया चेतन के बारे में? सर जिसमें पूरा फोकस रहा आपका, मतलब आप किसी भी चीज के लिए बिल्कुल केंद्रित हैं। और लोग बताओ भाई। एक चीज और अगर बना लो तो अभी चलो और भी चीजें बना के बता देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चेतन अवस्था की, तो चेतन का मतलब क्या होता है वह आप भी जानते हो, बताओ, किसी को नहीं पता है क्या? अगर आप देखोगे चेतन का मतलब होता है जो चीज हमें दिखाई दे रहा हो। सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया, सिगमंड फ्राइड ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह भाग जिसका जिसकी हमें अनुभूति होती है या जिसके बारे में हमें दिखाई दे रहा होता है वर्तमान में, ठीक है, इसके अंतर किसी भी व्यक्ति के तात्कालिक अनुभवों को लिया जाता है, सम्मिलित करते, जिस कारण इसका क्षेत्र सीमित होता है। क्या होता है, चेतन अवस्था में सीमित होता है, जो प्रेजेंट टाइम में जो उसकी कंडीशन रहेगी उस कंडीशन को हम लोग शो करते हैं, उस कंडीशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्लियर है, बताओ ये पॉइंट कि चेतन क्या होता है, चेतन या कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस क्या होता है, तो कॉन्शियस में जो प्रेजेंट टाइम की कंडीशन होती है, जो प्रेजेंट टाइम का उसका रहता है, पर्सनालिटी रहती है, वो हमें शो होती है। जबकि हम लोग अर्थ, फिर क्या ये होता है, चेतन हो गया। अब चेतन के बाद आता है अचेतन। अचेतन क्या होता है, अर्ध चेतन को ही बाद में पढ़ेंगे ना। अचेतन क्या होता है पहले ये बताओ। जैसे मान लो, जैसे मान लो कि समाज में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आप करना तो चाहते हो लेकिन हो नहीं पाता है। बहुत से ऐसे काम है जब वो काम आप करना चाहते हो, जैसे मान लो आपका कोई दुश्मन है और आपको स्टाफ रूम में बहुत तेज गुस्सा लगी है लेकिन आप उसको मार नहीं पा रहे हो। अब जब आप मार नहीं पा रहे उसको या कुछ कह उसको डांट नहीं पा रहे या उसको कुछ कह नहीं पा रहे तो आपकी बातें कहीं ना कहीं तो मन में कहीं बैठ जाएंगे ना, कहेंगे मैं ये बात याद रखूंगा या याद रखूंगी। कहते कि नहीं कहते आप लोग, बताओ, बोलिए। आवाज आ रही? यस सर। हाँ तो बताओ, या आप लोग अपने माइंड में ये चीज रखते कि नहीं रखते कि हम अब तुमको देख लेंगे कभी ना कभी। जैसे मान लो बचपन में कोई बच्चा रहता है 8 10 12 साल का रहता है और कोई बड़ा 15 20 साल का बच्चा 10 साल के 12 साल के बच्चे को 20 साल का बच्चा पीट देता है, तो 12 साल वाला कहता है हम देख लेंगे आपको, आपने मारा है ना हमें, हम देख लेंगे। जब वो 30 साल का होता है, जब ये 20 साल का आता है, तब दोनों कहीं आमना सामना होते हैं, दोनों एक दूसरे को मार पीट लेते हैं। तो वो क्या हुआ, जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, दबी हुई मन में जो बातें होती है वो कहाँ जाती है, अचेतन में आती है, अनकॉन्शियस में जाती है। मतलब कि ये जो है इसमें चेतन अवस्था में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी चीजें आप सोचते हो समझते हो करने के लिए लेकिन कर नहीं पाते हो, कभी समाज के डर से, कभी घर के डर से, कभी पुलिस वालों के डर, कुछ कोई ना कोई डर रहता है। लेकिन जब सही स्थिति आती है तब आप उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हो, निकालते हो बाहर। तो लेकिन उससे पहले वो कहीं ना कहीं तो रहेगी ना, कहीं ना कहीं तो दबी रहेगी आपके मन में ना। तो वो जब दबी रहती तो उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस, ये अचेतन होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे सेमी कॉन्शियस या सब कॉन्शियस क्या होता है, बताओ।
इसमें क्या होता है, ना तो पूरी चेतन अवस्था में रहता है, ना तो वो कॉन्शियस में रहता है, ना तो अनकॉन्शियस में रहता है। जब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों में नहीं रहता तब वो कहां पर रहता है? सेमी कॉन्शियस में। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में अगर कहें कि कोई हमारे मन में चल रहा है और उसको हम अनकॉन्शियस में नहीं दबा सकते, तो हम उसके लिए दिन रात प्रयास करते हैं ना, दिन रात प्रयास करते हैं। तो जैसे आपने चेतन वर्तमान कंडीशन में आप उसके लिए प्रयासरत हो, क्या हो, आप उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, नेट हो जाए, जेआरएफ हो जाए, नौकरी मिल जाए, तो वो आपका अनकॉन्शियस में दबा हुआ नहीं है, बल्कि वो अर्ध चेतन में है, जिसमें ना तो आप चेतन अवस्था में रहते हो, ना तो आप अचेतन अवस्था में रहते हो, आप हमेशा क्रियाशील रहते हो। तो ये क्या करता है, इन दोनों के बीच पिलर का काम करता है, पुल का काम ये करता है। जैसे हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग चेतन अवस्था में भी हैं और अचेतन अवस्था में भी हैं। भाई चेतन अवस्था मतलब हमारे मन में कोई ना कोई बात दबी हुई है ना कि हम इसको काम करेंगे। अब करेंगे, उसको पाने के लिए हम जब कोई एक्शन करते हैं तो वो सेमी कॉन्शियस में या अर्ध चेतन में आ जाता है। समझ में आ रहा है इसमें? बताओ। बोलिए। हेलो, आवाज आ रही? क्या नाम है? अंजू सिंह जी, आवाज आ रही? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस के बारे में आप बताओ, क्या समझा आपने? बोलो। चेतन अवस्था के बारे में क्या जाना है आपने, बताओ। चेतन अवस्था तो प्रेजेंट टाइम है कि मतलब जो चल रहा है आपके दिमाग में इस वक्त। अब प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, आपसे कोई कहा कि एक बालक, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि एक बालक अपने आसपास के वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, वातावरण के अनुसार वो अपने अंदर कोई चीज को डेवलप करता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सचेतन अवस्था में आएगा, कॉन्शियस माइंड में आएगा, कॉन्शियस माइंड में जाएगा। ठीक है, तो यही ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपको ऐसे घुमाकर पूछेगा कि एक बालक है, उसके घर में उसके घर में एक कोई अंकल आते हैं, वो डेली उसको जो है आते हैं, गाल पकड़ के खींचते हैं उनका। तो यहाँ पर बालक क्या है कि उनके गाल खींचने की वजह से वो डर गया है। अब जब वो डर जाता है तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार ये किस लेवल में जाएगा? अब आप बताओ। अनकॉन्शियस में धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं उसमें उस वक्त कर पाता है तो। हाँ, वो नहीं कर पाता है अनकॉन्शियस में कि अंकल जी आप मेरा गाल खींच रहे हो, हम आपको बताएं, किसी दिन मौका मिले तो आपके दांत भी काट लेंगे, तो ये उसके अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई वर्क कह रहा है, अब यहाँ पे जैसे एग्जाम दिया जाए, आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक बालक है, वो जो है अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है और तैयारी करते करते वो जो है अपनी परीक्षाओं में पास होने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, हमेशा मतलब हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। जब एक्टिव मोड में रहेगा तो कौन सा आएगा तीनों पार्ट्स में आपका? बताओ। जब एक्टिव मोड में हम बात करेंगे तो एक्टिव मोड में कौन सा रहेगा? नहीं पता? एक्टिव मोड में तो सेमी कॉन्शियस या सब कॉन्शियस में रहेगा ना, आधे चेतन में, कि वो हमेशा एक्टिव मोड में रहेगा और अपने काम को करने के लिए, वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करेगा आपका। ठीक है, क्लियर है? बताओ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन तीनों को डिस्कस किया है। अब कल की डेट में इसके इड, ईगो और सुपर ईगो की भी बात करेंगे हम लोग। क्या बात करेंगे? इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करेंगे हम लोग, जिसमें जो यही ग्राफ बना के कि ये आपको कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस बताएंगे, और इसी के साथ इसी साइड में लिखेंगे कौन किसके साथ जाता है। जैसे आपका ये अचेतन है, अनकॉन्शियस इड में जाएगा आपका। ठीक है, इड जिसको इदम बोलते हैं हम लोग, इदम बोलते हैं। फिर सेमी कॉन्शियस में क्या आएगा और सब कॉन्शियस में क्या आएगा आपका?
बताओ, अर्ध चेतन में क्या आता है? हमेशा ईगो आता है, ठीक है, ईगो आता है, जबकि चेतन अवस्था में आपका सुपर ईगो आता है, सुपर ईगो आता है। तो ये सब चीजें हम लोगों को माइंड में रहना चाहिए। तो ये कल हम बताएंगे आपको कि इड, ईगो और सुपर ईगो कैसे आएगा इसके अंदर ना, इन दोनों को कैसे मैचअप करेंगे, कैसे इसको ज्वाइन करके हम लोग कैसे इसको डिस्कस करेंगे, ये पूरा का पूरा बताएंगे कि इड जो है, इड में क्या चीजें आती है। इड में आपकी जन्मजात इच्छाएं रहती हैं, जो आप जिसको आप कंप्लीट तो करना चाहते हो, लेकिन हम जो है समाज की वजह से उसको छुपा ले जाते हैं, ठीक है, छुपा ले जाते हैं। बहुत से ऐसी विचारधाराएं होती हैं। अगर जो लोग यहाँ पर जो लोग समाज की गलत, जो समाज में गलत मानी जाती है उनको नहीं करते, यदि वो लोग उनको कर दे, मतलब इड में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगते हैं, तो वही जाके क्राइम बन जाता है। क्या बन जाता है? क्राइम कैसे बनता है? सिगमंड फ्राइड ने बताया, कहा कि अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें होती हैं उसको हम उचित समय आने पर ना करके उसी समय प्रेजेंट टाइम में कर देते हैं, कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग हम कर देते हैं, तो वही आपकी क्राइम बन जाता है। तो क्राइम को रोकने के लिए अनकॉन्शियस की डेफिनेशन इन्होंने दी। सिगमंड फ्राइड जिस समय बनाया था, इनका जो है साइकोलॉजी, साइको एनालिटिकल थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस हुई, इससे बहुत लोगों को हेल्प मिली। क्या मिली? कि भाई वो कॉन्शियसनेस में कोई वर्क नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है कहां पे डालना है। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में इन्होंने तो बताया कि आप अनकॉन्शियस में डाल दो, जब फैक्ट समय आएगा, सही समय आएगा, तब उसका आप उपयोग करना, ठीक है। अगर आप उसी समय यूज कर लोगे तो आप क्राइम में फंस जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो उन सब चीजों से बचाने के लिए इन्होंने ये सब चीजें बताई। सेक्सुअल वाला बताया था ना कोई, सेक्सुअल एनालिसिस वाला, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। कैसे आएगा उसको भी बताएंगे यहाँ पर। क्लियर है सब पॉइंट? बताओ यहाँ तक कभी। ठीक है, हेलो, हेलो, बोले। हेलो। हाँ, क्लियर है सब? यस सर। ठीक, तो अब जो है, अब आपकी शाम को होगी रिसर्च की, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़े थे और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। उसके बाय ग्राफ बताएंगे कि ग्राफ में कैसे आपको समझ में आना है, ठीक है, क्योंकि किताबें हम लोग पढ़ते हैं, किताबों में जो ग्राफ बना होता है उसको समझना मुश्किल होता है, तो वो ग्राफ को डिस्कस कर देंगे, जिसमें आपको काफी हेल्प हो जाएगी आपकी। क्लियर है? तो क्लास को ओवर करके हम लोग मिलते हैं अब शाम को, ठीक है? ओके सर, थैंक चलिए, यू। ओके, हैव अ नाइस डे, जय हिंद सभी को। हैव अ गुड डे सर।